हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का लेक्चर नंबर 4। और आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स, हमने हमारे पिछले वीडियो में क्या सीखा कि कैसे डी ब्रोगली साहब ने हाइपोथेसिस दिया था कि हमारे नेचर में जितने भी मैटर होते हैं, जैसे कि मार्कर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, कोई भी मैटर, ठीक है, चेयर हो गया, टेबल हो गया, वो सारे वेव फिनोमेना दिखा सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो प्रूफ नहीं दिया था, खाली एक हाइपोथेसिस दे दिया था। तो हाइपोथेसिस के ऊपर तो भरोसा नहीं कर सकते, हमको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए। तो जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ना, वो डेविसन एंड जर्मर साहब ने दिया था 1927 में। उन्होंने क्या प्रूफ कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डायफ्रेक्शन दिखाता है। अब इलेक्ट्रॉन का एक मैटर है, तो अगर मैटर डायफ्रेक्शन दिखा रहा है, और डायफ्रेक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? डायफ्रेक्शन एक वेव की प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है डायफ्रेक्शन दिखा रहा है, जो कि वेव की प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है कि मैटर जो है वो वेव होता है। तो उनका एक्सपेरिमेंटल क्या है, उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स क्या है, कैसे उसके ग्राफ हैं, सब कुछ डिटेल में आज के लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तो ध्यान से कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, अगर क्वेश्चन आए उसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या सीखा कि डी ब्रोगली साहब ने क्या हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया कि कोई भी मूविंग पार्टिकल होता है उसके पास वेव नेचर होता है, ठीक है। कोई मूविंग पार्टिकल या कोई मैटर होता है उसके पास क्या होता है? वेव नेचर। तो उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या था कि एवरी मूविंग पार्टिकल मतलब कोई भी मूविंग पार्टिकल या कोई भी मैटर हो, ठीक है, एवरी मूविंग पार्टिकल has a wave associated with it, has a wave associated with it, ठीक है। उन्होंने ये मतलब हाइपोथेसिस दिया था। उसके बाद हमने इसका फॉर्मूला भी देखा था। लेकिन बाद में हमने दो एग्जांपल लिया था, एक बॉल का एग्जांपल लिया था और इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लिया था। हमने देखा था कि बॉल के अंदर मोमेंटम बहुत डोमिनेट कर रहा था, मतलब उसका वेवलेंथ जो है बहुत ही कम आ रहा था, इसलिए उसका वेव नेचर दिखाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन का देखा था एग्जाम्पल कि उसके इलेक्ट्रॉन के जो डायमेंशन होते हैं वो एंगस्ट्रॉम में होते हैं। हमारा जो वेवलेंथ आ रहा था वो भी एंगस्ट्रॉम में आ रहा था। मतलब वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन के कंपेरिजन में था, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन वेव नेचर दिखा सकता है, ठीक है। या डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जैसे कि अल्फा पार्टिकल हो गए, प्रोटॉन हो गए, ये सारे जो है वेव नेचर दिखा सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि मतलब कि जहां पर वो स्ट्राइक कर रहे हैं या वो जो जिस डायमेंशन से डील कर रहे हैं वो जो है इलेक्ट्रॉन के वेव या जो वेवलेंथ आ रहा है उसको डायमेंशन के नजदीक हो, ठीक है। इसलिए अब जो है डेविसन एंड जर्मर साहब आए, ठीक है। डेविसन एंड जर्मर दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। तो उनके एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूफ कर दिया? एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट, क्या प्रूफ कर दिया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन सोर्स डायफ्रैक्शन। अब डायफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी? आपको पता है डायफ्रैक्शन जो है सिर्फ कौन दिखाता है? वेव। अगर पार्टिकल को हम डायरेक्टली अगर स्ट्राइक करें तो वो तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, लेकिन डायफ्रैक्शन से होता है क्या है? शैडो रीजन के अंदर एंटर कर जाता है। हमने जो है मतलब चैप्टर नंबर 10 में सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन देखा था, इसके अंदर भी डायफ्रैक्शन होता है। लेकिन पर्टिकुलरली ये जो डायफ्रैक्शन होता है ना, ये स्कैटरिंग, डायफ्रैक्शन ड्यू टू स्कैटरिंग होता है, ठीक है। डायफ्रैक्शन ड्यू टू स्कैटरिंग, ये कुछ अलग तरीके का डायफ्रैक्शन होता है, लेकिन इसको भी हम समझा देंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत हमको नॉलेज की जरूरत है और कुछ नहीं। डायफ्रैक्शन थ्रू स्कैटरिंग, ओके। और हमने देखा था डायफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव। डायफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ वेव। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाई एक्सपेरिमेंट कर क्या रहे हैं। करने से पहले हमको समझना तो पड़ेगा। तो डेविसन एंड जर्मर साहब ने एक्सपेरिमेंट भी प्रूफ कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना वो डायफ्रैक्शन दिखाता है। और डायफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी होती है? डायफ्रैक्शन वेव की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए हम मान लेंगे कि जो है मतलब कि कोई भी मैटर या कोई भी मूविंग पार्टिकल जो एग्जैक्टली बोले तो डेविसन प्रूव दैट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे इस तरह लिख दो कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन सोर्स डायफ्रैक्शन, क्लियर है। और वो वेव की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम जान लेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है या कोई मैटर है वो वेव प्रॉपर्टी दिखाता है। तो उसका उन्होंने हमको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। तो पहले हम उसको सिस्टम को समझते हैं कि भाई क्या अरेंजमेंट है, क्या समझते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, उसके बाद जानेंगे कि कैसे जो है मतलब प्रूफ कर रहा है कि जो है मतलब कि कोई मैटर जो है वो वेव नेचर दिखा सकता है, क्लियर है।
तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या है। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में यहाँ पे क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन लिया। अब इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है कि यहाँ पे एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है, ठीक है, टंगस्टन का फिलामेंट। आपको याद है कि हम मतलब कि टंगस्टन का फिलामेंट क्या होता है, वो गर्म होता है, मतलब उसको हम थर्मली बहुत हीट कर देते हैं। अगर यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो करंट फ्लो करेगा, उसको जैसे पूरा हीटअप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम चाहते क्या है कि ये जो मतलब कि टंगस्टन का फिलामेंट है, इसको हम बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं। किसकी कोटिंग करते हैं हम? बेरियम ऑक्साइड की। अब बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग का सिर्फ इतना ही रीज़न है कि जो बेरियम ऑक्साइड होता है ना, उसका वर्क फंक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। बेरियम ऑक्साइड का क्या होता है, वर्क फंक्शन कम होता है, लो वर्क फंक्शन। अब लो वर्क फंक्शन इसलिए कि हमको जो है ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देना नहीं पड़ेगा, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसलिए हम इसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं। और ये फिलामेंट होता है, ये हीट अप होगा। अब हीट अप होगा तो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। देखो इलेक्ट्रॉन निकालने के बहुत से तरीके हैं। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन निकाला था, रेडिएशन की मदद से। फिर हमने उसके अंदर दो और टाइप बताए थे इलेक्ट्रॉन निकालने के। एक तो फोटो इमिशन जो हमने मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सीखा, एक तो होता है थर्मल इमिशन जो कि थर्मियन की वजह से, और एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो कि मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लेकिन ये क्या है, ये थर्मल इमिशन है। इसको हम हीटअप करेंगे, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगा, इसकी मदद से इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो सिंपल इस इलेक्ट्रॉन गन का इतना ही काम है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। और जो इसको हम लो पोटेंशियल डिफरेंस पर रख रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं लो टेंशन या उसको बोलते हैं लो वोल्टेज, 6 वोल्ट से 12 वोल्ट, इसको हम लो वोल्टेज पे रखते हैं। मतलब उसके बाद क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे निकलेगा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हर डायरेक्शन में निकल सकता है, तो हमको जो है पर्टिकुलरली यहाँ पे स्ट्राइक कराना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉलीमीटर। कॉलीमीटर जिसको हम नाम देते हैं सिलिंड्रिकल एनोड। कॉलीमीटर मतलब क्या होता है, सिलिंड्रिकल एनोड। सिंपली इसका इतना ही काम होता है कि जो इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में फैल रहा है उसको सिंपल एक डायरेक्शन में कर देना, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में फैल रहा है उसको एक डायरेक्शन में कर देना। ये जनरली क्या होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है। क्लियर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, वो जो है एक ही डायरेक्शन में सीधा इस तरह से स्ट्राइक करे, इसलिए हम यूज़ करते हैं कॉलीमीटर। और जो कॉलीमीटर होता है ना, आप देखो ध्यान सुनना, जो कॉलीमीटर होता है उसको हम इसका कंपैरिजन में हाई वोल्टेज पे रखते हैं, ठीक है। मतलब जो भी इसका वोल्टेज होता है उसके कंपैरिजन में इसका वोल्टेज हाई रखते हैं। उसका सिंपल रीज़न आप ये भी जान सकते हो, इसका वोल्टेज हाई रहेगा मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट होगा। आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो देखा ही है कि हम कैथोड और एनोड का पोटेंशियल हाई रखते हैं, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे उस तरफ जो है गैदर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल जो है हम हाई रखते हैं, जिसको हम वी पोटेंशियल डिफरेंस। और दूसरी बात, वी पोटेंशियल डिफरेंस रखने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा। हमको पता है इलेक्ट्रॉन के पास जितना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पास क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेलरेट करेगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएंगे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल जाएंगे। अब क्या कर रहे हैं, जो इस इलेक्ट्रॉन है ना, इसको हम निकल क्रिस्टल पे स्ट्राइक कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, निकल का क्रिस्टल है। निकल मतलब समझ रहे हो, निकल का क्रिस्टल। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने निकल क्रिस्टल यहाँ पे क्यों लिया, क्यों हम इसके ऊपर स्ट्राइक करा रहे हैं। तो आपको मैंने बताया कि जो वेव नेचर दिखाने के लिए हमको पता है कि लैम्बडा इक्वल टू h/p। तो इसका जो वेवलेंथ आता है किस में आता है, इन एंगस्ट्रॉम में आता है। तो इलेक्ट्रॉन जब उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग या बोलो उसके डायमेंशन के से डील करेगा ना, तभी जो है वेव नेचर दिखाएगा। मतलब समझ रहे हो कि हम जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेते हैं उसके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, एटॉमिक डिस्टेंस। उसके अंदर एटम इस तरह से अरेंज होते हैं। तो जो एटॉमिक डिस्टेंस होता है ना, वो ऑलमोस्ट 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है। तो समझ रहे हो। और इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ आता है हमने लैम्बडा इक्वल टू h/p से निकाला था, तो ऑलमोस्ट जो है एंगस्ट्रॉम के अंदर आ रहा था। तो जो निकल के क्रिस्टल होते हैं, ऐसा बोलो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन के नज़दीक होते हैं, इसलिए जनरली क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमको इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर देखने को मिलता है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेने का रीज़न समझ गए कि हम ऐसे क्रिस्टल चाहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन के नज़दीक हो, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, निकल का क्रिस्टल। तो ये डाउट तो क्लियर हो गया। एग्जैक्टली निकल का इसलिए लिया बिकॉज निकल जो है अच्छी प्रॉपर्टी दिखाता है, स्कैटरिंग वगैरह अच्छे हो जाएगा इसके अंदर। अलग अलग मतलब मेटल्स के अंदर ट्राई किया होगा, निकल में उनको सक्सेस मिला होगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे निकल का लिया होगा। सिंपल इतना ही रीज़न हो सकता है। और यहाँ पर क्रिस्टल इसलिए लिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो वेवलेंथ हो, मतलब वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देखा है कि वो एंगस्ट्रॉम में आता है, और निकल का जो मतलब कि डिस्टेंस होता है दो एटॉमिक बीच में डिस्टेंस, वो भी जो है 0.91 एंगस्ट्रॉम, मतलब एंगस्ट्रॉम का ऑर्डर में होता है। इसलिए यहाँ पे हमको जो है डायफ्रेक्शन पैटर्न देखने को मिल सकता है। क्लियर है। अब होता क्या है कि यहाँ से जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आता है ये निकल क्रिस्टल पे स्ट्राइक करता है और वो हर डायरेक्शन में स्कैटर करता है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे नहीं, वो हर डायरेक्शन में स्कैटर करेगा।
समझ रहे हो भाई, यहाँ पे टकराएगा। अब निकल के क्रिस्टल ऐसे होते हैं, अब कौन से पॉइंट पे टकरा रहा है, आप इसको जूम करके देखो, इसको अगर हम जूम करें तो कौन से पॉइंट पे टकरा रहा है हमको पता नहीं, यहाँ पे टकरा रहा है कुछ पर्टिकुलर, यहाँ पे टकरा रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में इस तरह से फैलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है किसी पर्टिकुलर एंगल पे बोलो 0 से लेके इस तरह से कोई पर्टिकुलर एंगल पर इलेक्ट्रॉन जो है जा सकता है। क्लियर है। अब उसके लिए हमने किया क्या है कि यहाँ पर हमने सर्कुलर स्केल लगा दिया है। ठीक है, ये क्या है, मेजरेबल सर्कुलर स्केल है। ठीक है, सर्कुलर स्केल लगा दिया है और उस स्केल के ऊपर हमने लगा दिया है मूवेबल कलेक्टर। कलेक्टर क्या करता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है ना उसको कलेक्ट करेगा। अभी समझ लो एक्सपेरिमेंट, फिर उसका काम क्या हम सब समझेंगे। ठीक है, तो कलेक्टर करता क्या है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको कलेक्ट करेगा और कलेक्टर के अंदर हमने लगा दिया है गैल्वेनोमीटर। कलेक्टर के अंदर हमने क्या लगा दिया है, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि वो स्मॉल करंट को मेजर करे। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, स्मॉल करंट या स्मॉल वोल्टेज। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करता है। आपको पता होगा कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा उतना ज़्यादा करंट होगा, है ना, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि जो करंट जो है हमको पता है VDE इसका फॉर्मूला होता है, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ज़्यादा करंट होगा और उतना ज़्यादा गैल्वेनोमीटर रीडिंग दिखाएगा। तो ये क्या है, मूवेबल है। ठीक है, इसको हम अलग अलग डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो हम चेक कर सकते हैं मतलब कौन से जगह पर हमको मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है, कौन से जगह पर हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। क्लियर है ना बात। तो ये मूवेबल है इस तरह से, इसको हम इस तरह से सर्कुलर स्केल है, उसके ऊपर हमने डिटेक्टर लगाया, ऐसा बोलो मूवेबल कलेक्टर है जिसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करेगा। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा, सोचो किसी पर्टिकुलर एंगल पे कम आ रहा है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे ज़्यादा आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है करंट वेरी करेगा और करंट वेरी करेगा तो गैल्वेनोमीटर जो है अलग अलग रीडिंग दिखाएगा। तो हमने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से सीधा सीधा गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हाई है। ठीक है, एनोड है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्ट्राइक किया, जैसे यहाँ पे कलेक्ट हुआ तो हमने क्या देखा कि हम जो कलेक्टर को यहाँ से मूव कर रहे हैं ना, तो अलग अलग एंगल पर अलग अलग इंटेंसिटी आ रही है। ऐसा बोलो अलग अलग एंगल पर अलग अलग गैल्वेनोमीटर रीडिंग दे रहा है। अब भाई हमको पता है जो इंटेंसिटी होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जितने ज़्यादा इंटेंसिटी क्या होता है भाई, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हाई इंटेंसिटी है और कम इलेक्ट्रॉन्स है तो लो इंटेंसिटी है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी ना। तो क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पर करंट ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा आ रहा है, जहाँ पर करंट कम है वहाँ पे इंटेंसिटी कम आ रहा है। और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अलग अलग एंगल पर अलग अलग इंटेंसिटी मिल रही है। भाई सोचो अलग अलग एंगल पर अलग अलग इंटेंसिटी मिलना क्या, अगर सोचो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नीचे दिखा रहा होता, अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नीचे दिखा रहा होता, जैसे हमने किसी होल में से पास किया तो एग्जैक्टली एक ही जगह पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, बाकी हर जगह पर 0 आनी चाहिए भाई पार्टिकल नेचर होता तो। लेकिन क्या है कि वेव नेचर दिखा रहा है, कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम, कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम, इस तरह से हमको इंटेंसिटी पैटर्न दिखा रहा है यहाँ पे। समझ रहे हो, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये वेव की प्रॉपर्टी है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन तो मैटर है। तो मैटर भी यहाँ पे वेव का फिनोमेना दिखा रहा है। मतलब क्या है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर एंगल पर 0 है, किसी पर्टिकुलर एंगल पर मैक्सिमम है फिर 0 हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हम जो एंगल बदल रहे हैं ना तो इंटेंसिटी वेरी कर रही है, मैक्सिमम मिनिमम, इस तरह से हमको पैटर्न देखने को मिल रहा है, डायफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्कैटरिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये वेव की प्रॉपर्टी है। समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे कैसे जो है एक पर्टिकुलर एंगल पर हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो φ = 50 डिग्री पर हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। ठीक है, φ = 50 डिग्री पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, ये क्या होता है, इसका भी एक पर्टिकुलर रेंज होता है। हम जो है इसको अलग अलग रेंज में वेरी करते हैं, तो हमको कोई रेंज में तो इंटेंसिटी दिखती ही नहीं है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेंज होता है जो कि होता है 44 to 68 वोल्ट। इतने रेंज में है ना हमको जो है सिग्निफिकेंट यहाँ पे इंटेंसिटी पैटर्न दिखना है। अगर इसके आगे इसके पीछे जाते हैं ना तो हमको क्या है इंटेंसिटी पैटर्न जो है मतलब घटने लगता है, उसका अच्छे से हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाते। लेकिन इधर रेंज के अंदर हम देखते हैं अगर 44 to 68 वोल्ट तक, तो हमको जो है यहाँ पे इंटेंसिटी पैटर्न देखने को मिलता है। और उसके अंदर भी देखो, ये पॉइंट नोट करो, उसके अंदर भी एग्जैक्टली 54 वोल्ट पर हमको जो है अच्छे से इंटेंसिटी पैटर्न देखने को मिलता है। मतलब सबसे क्लियर बेस्ट हमको जो है डायफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है। बाकी सब पे मिलता है, देखो 44 to 68 में मिलता है, लेकिन हम देखो 44 से आगे बढ़ोगे थोड़ा अच्छा मिलेगा और अच्छा, 54 में हमको एकदम अच्छा मिलेगा। उसके बाद और आगे बढ़ा रहे हो तो थोड़ा कम हो रहा है इंटेंसिटी।
मतलब एग्जैक्टली 54 वोल्ट पर, ये वैल्यू याद रखो, एग्जैक्टली 54 वोल्ट पर हमको जो है सबसे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली 54 पर सबसे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल रहा है। बात क्लियर है? तो एक्सपेरिमेंट समझे क्या हो रहा है। तो अभी हम आगे देखेंगे, पहले इतना पॉइंट हम जो बोले अभी तक उसको लिख लेते हैं 2 मिनट के अंदर। अब होता क्या है, यहाँ पे 2 मिनट में पॉइंट लिख लो कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन ड्यू टू हीटिंग ऑफ द, ड्यू टू हीटिंग ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है। कौन से प्रोसेस से हो रहा है? ये थर्मल एमिशन हो रहा है, ठीक है, थर्मल एमिशन। तो मेरा पहला पॉइंट हो गया कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। उसके बाद क्या किया हमने, इसको जो है पोटेंशियल डिफरेंस V दिया, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कि यहां से यहां मतलब अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, अ पोटेंशियल डिफरेंस, a potential of V is applied to anode, is applied to anode। तो ऐसे लिख दो, द इलेक्ट्रॉन्स आर, ऐसे लिख दो यहाँ पे, इस तरह से अच्छा लगेगा पॉइंट। द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड, द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड by potential V, by potential V applied across, applied across the anode, applied across the एनोड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। कॉलीमीटर का यही काम है, जो कॉलीमीटर है ना, यहाँ पे लिख दो, द वर्क ऑफ कॉलीमीटर, द वर्क ऑफ कॉलीमीटर इज टू, ठीक है। द वर्क ऑफ कॉलीमीटर का क्या काम है कि इलेक्ट्रॉन जो हर डायरेक्शन में स्कैटर कर रहे थे उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाना है, ठीक है। इज टू मूव इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विथ हाई स्पीड, एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विथ हाई स्पीड, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो निकल क्रिस्टल पे स्ट्राइक करते हैं और पर्टिकुलर किसी भी एंगल पर वो डाइफ्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द निकल क्रिस्टल, strike the nickel crystal and gets diffracted in all direction, and get diffracted in all direction। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद का पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन साइड डायरेक्शन में स्ट्राइक हो गए। यहाँ पर क्या लिखा है कि a movable scale, a movable collector collects the electron, collect the diffracted electrons, the movable collector collects the diffracted electron। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर लगा है, ठीक है, तो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, the intensity of electrons, the intensity is directly proportional, the intensity is directly proportional to the current in galvanometer, ठीक है। एस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है,
ऐसे लिख दो, एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड हेंस करंट इंक्रीजेस, एंड हेंस करंट इंक्रीजेस। ठीक है, दिख तो रहा है ना। क्या हुआ कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन गैल्वेनोमीटर, क्योंकि जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा उससे होगा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, करंट इंक्रीज करेगा। इतनी पॉइंट आपने नोट कर लिया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, फिर एक्सेलरेट किया हमने, फिर उसको हमने मतलब कॉलीमीटर का काम में उसको जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर दिया, यहाँ पे निकल पे स्ट्राइक किया, अलग अलग डायरेक्शन में डाइफ्रैक्ट किया, फिर हमने यहाँ पे कलेक्टर से उसको कलेक्ट कर लिया। तो ये पॉइंट नोट कर लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये तो हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, क्या क्या हो रहा है हमने लिखा। अब क्या ऑब्जर्व किया हमने वो लिखा। देखो एक और पॉइंट है कि पूरे एक्सपेरिमेंटल को हम वैक्यूम चैम्बर के अंदर करते हैं, जिससे क्या है कि मतलब कोई भी बाहर के पार्टिकल इफेक्ट ना हो। ठीक है, ये वैक्यूम चैम्बर वाला पॉइंट भी लिख लेना। पूरे एक्सपेरिमेंट को कहाँ करते हैं, वैक्यूम चैम्बर के अंदर, जिससे कि बाहर के जो पार्टिकल्स है मतलब कि उससे कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए हम जो है इसको एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर परफॉर्म करते हैं। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ, अब इसका हमने ऑब्जर्व क्या किया, यहां पे लिख दो, द एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड एट डिफरेंट ठीक है, एट डिफरेंट पोटेंशियल, ऐसे लिख दो, डिफरेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल but significant intensity was observed, क्या हो कि हमने सब एंगल पर मतलब जो है मतलब सब पोटेंशियल डिफरेंस पे इसको हमने ट्राई किया, लेकिन जो सिग्निफिकेंट मतलब इंटेंसिटी जो हमको ग्राफ देखने को मिला ना, सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी वाज ऑब्जर्व्ड एट रेंज ऑफ 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट। मतलब इतने रेंज के अंदर हमको जो है सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी देखने मिला, इतना इंटेंसिटी कि हम ग्राफ ड्रॉ कर सकें। क्लियर है। उसमें भी क्या होता है, अब इसके अंदर भी द बेस्ट रिजल्ट वॉज ऑब्टेन्ड when the accelerating potential was 54 volt, when the accelerating potential was 54 वोल्ट। मतलब जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हमने 54 वोल्ट रखा तो हमको बेस्ट रिजल्ट देखने मिला। देखो एक्चुअली क्या हुआ कि हर पोटेंशियल पे ग्राफ ड्रॉ किया गया। जैसे मान लो 44 वोल्ट पे इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया, जैसे मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है, मेरा इलेक्ट्रॉन से, क्लियर है, और अलग इंटेंसिटी भी हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो मान लो 44 वोल्ट पे कुछ इस तरह से ग्राफ देखने मिला। ये क्या है अपना 44 वोल्ट पे, क्लियर है। फिर इन्होंने मान लो 48 वोल्ट पे ड्रॉ किया, 48 वोल्ट पे, तब मान लो कुछ इस तरह से देखने मिला ग्राफ, क्लियर है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, ये इस तरह से ग्राफ देखने को मिला। अब हम 54 वोल्ट पे ड्रॉ कर रहे हैं, देखो 54 वोल्ट पे, ये अपना 54 वोल्ट, तो उस पर ग्राफ कैसे देखने को मिला, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अच्छे से ड्रॉ किया जाए अगर तो 54 वोल्ट पे इस तरह से हमको ग्राफ देखने मिला। मतलब कि यहाँ पे भी हमको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको मैक्सिमा तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से मैक्सिमा मिनिमा पैटर्न मिल रहा है। तो बेस्ट पैटर्न हमको इसमें देखने मिल रहा है। यहाँ पर हमको एक मैक्सिमा मिल गया, उसके बाद पूरा देखो गायब हो जा रहा है, ठीक है। तो एक्जैक्टली 54 वोल्ट पे हमको जो है बेस्ट पैटर्न देखने मिला ग्राफ का, कुछ इस तरह से। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं ना, उसके बाद हम आगे बढ़े, अगर 58 वोल्ट पे गए तो हमको जो है पैटर्न फिर से वापस से जो है डिक्रीज करता दिखा। एक्जैक्टली 54 वोल्ट पे हमको बेस्ट पैटर्न देखने मिला। और उसके अंदर भी मैंने बोला कि जब हम एंगल रखते हैं ना, जो स्कैटरिंग एंगल है 50 डिग्री रखें। मतलब यहाँ से अगर यहाँ पे एंगल मेजर करें इस तरह से, तो एक्जैक्टली 50 डिग्री पर हमको यहाँ पे मैक्सिमा देखने मिल रहा था, ठीक है। एक्जैक्टली यहाँ पे अगर 50 डिग्री पर यहाँ से अगर एंगल मेजर करें फाई एंगल, तो एक्जैक्टली 50 डिग्री पर हमको मैक्सिमा देखने को मिल रहा था। वो तो सब में मिल रहा था, एक्जैक्टली 50 पर मैक्सिमा तो सब में मिल रहा था, लेकिन हमको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिला ना, वो 54 वोल्ट पे मिला। यहाँ पे भी जो है ये हमको 50 डिग्री पर जो है, ये भी अपना 50 डिग्री पर अपना क्या मिल रहा है,
यहाँ पे फाई इक्वल टू 50 डिग्री पर हमको मैक्सिमा मतलब किंक मिल रहा है। किंक मतलब क्या होता है, KINK किंक, किंग बोलो या बम्प बोलो, ठीक है। यहाँ पे हमको इस तरह से किंग देखने मिल रहे हैं 50 डिग्री पर, और सारे ग्राफ में मिल रहा है, लेकिन जो है बेस्ट रीजन हमको जो देखने को मिला ना वो 54 वोल्ट पे। देखो ध्यान से, इस तरह से हमको डायफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा, इस तरह से हमको डायफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिला। क्लियर है। अब एग्जैक्टली 50 डिग्री पर हमको यहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा था। ओके, एग्जैक्टली 50 डिग्री पर क्या मिल रहा था, मैक्सिमा। तो ये पॉइंट को भी लिखते हैं, इसको यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखते हो, चलो इसको ये पॉइंट हटाऊँ, ये पॉइंट हटाऊँ, चलो इसको यहाँ पे लिखता हूँ, चलो कोई बात नहीं। एट फाई इक्वल टू 50 डिग्री मैक्सिमा वॉज ऑब्टेन्ड, ठीक है, फाई इक्वल टू 50 डिग्री मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड। अब मैक्सिमा क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और हम डायफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, आप इंटरफेरेंस क्यों बता रहे हो, डायफ्रैक्शन के अंदर भी इंटरफेरेंस ही होता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 50 डिग्री पर, फाई इक्वल टू 50 डिग्री पर हमको जो है मैक्सिमम मिला, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा। अब हम जानना चाहते हैं कि भाई 50 डिग्री पर चलो हमको मैक्सिमम मिल गया, लेकिन उसका वेवलेंथ का कंडीशन क्या है भाई, क्या लैम्बडा की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो सब हम जानना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा ब्रैग्स लॉ, जो कि 5 मिनट का टॉपिक है, उसको हम देख लेते हैं। इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ये बुरा समझ गए हो ना। अब थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ मैं। हम प्रूफ करना चाहते हैं कि देखो डी ब्रोगली हिसाब से जो वेवलेंथ आ रहा है वो डेविसन एंड जर्मर के साहब के हिसाब से जो वेवलेंथ आ रहा है उससे हिसाब से मैच कर रहा है कि नहीं। पर दोनों जन ने एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म कर दिया, तो उनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ आ रहा था वो इनके अकॉर्डिंग मैच कर रहा है कि नहीं। देखो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया था, उनके हाइपोथेसिस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या आता है, लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका मैंने फॉर्मूला लिखा है 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी। हमारा ये फॉर्मूला अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी दिया हो तो, और ये आंसर किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो इसको लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे अगर ना, अगर यहाँ पे आप 54 डिग्री रखो, अगर यहाँ पे आप 54 डिग्री रखो तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 1.67 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एग्जैक्टली 54 डिग्री पर ये क्यों ग्राफ दिख रहा है। देखो ये सब तो एक्सपेरिमेंट में देखा गया है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट में देखा गया है वो हमको बता रहे हैं। ठीक है, देखो एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी मतलब कि पार्टिकल का वेव नेचर देखना इतना आसान नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर देखना इतना आसान नहीं होता, वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर ही होता है, किसी पर्टिकुलर जगह पर, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में हमको किसी पॉइंट पर हमको जो है इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर दिखता है। तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कब दिखा हमको, जब हमने स्कैटरिंग एंगल रखा 50 डिग्री और जो पोटेंशियल डिफरेंस रखा वो 54 डिग्री रखा, तो हमको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिला। अगर हर जगह देखने को मिल जाए तो हमारा मार्कर ही बन जाता वेव, हमारा हाथ बन जाता वेव। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में मिलता है, पर्टिकुलर कंडीशन पर ही मिलता है, ये बात क्लियर रहनी चाहिए आपको। तो देखो डी ब्रोगली के हिसाब से हमारा ये वेवलेंथ आता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है। अब देखना चाहते हैं कि जो मतलब डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो वेवलेंथ आ रहा है वो इसके अकॉर्डिंग मैच कर रहा है कि नहीं। तो देखो हम कैसे समझते हैं, इसको कैसे लाएंगे हम, देखो अब ध्यान देखना, हमको समझना पड़ेगा ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ क्या होता है, सिंपल है, ये होता है डायफ्रैक्शन ड्यू टू क्रिस्टल स्कैटरिंग, डायफ्रैक्शन ड्यू टू क्रिस्टल स्कैटरिंग। अब होता क्या है, देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास ये थोड़ा इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, एक मान लो निकल का क्रिस्टल है, निकल का हमने एग्जांपल लिया है, हमारे पास ये निकल का क्रिस्टल है, इसके बीच में जो दो एटॉमिक डिस्टेंस होता है ना, ये डी होता है अपना एटॉमिक डिस्टेंस है। डी क्या है यहाँ पे, एटॉमिक सेपरेशन, और जिसकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आती है ना 0.91 एंगस्ट्रॉम आती है, 0.91 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, डी इक्वल टू कितनी वैल्यू आती है, यहाँ पे लिख देता हूँ, डी इक्वल टू 0.91 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये वैल्यू आती है। अब एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर मान लो हमने, देखो वो जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसको मान लो यहाँ पे हमने किसी एंगल पर डाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डाला और किसी एंगल पर वो डायफ्रैक्ट हुआ, और ये जो हमारा होता है कितना होता है 5, है
है ना, ये पूरा एंगल फाई होता है। क्लियर है? यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ मैं, देखो समझते हैं ब्रैग्स लॉ क्या होता है उसको समझते हैं। इसको थोड़ा साइड में बना देता हूँ मैं, डी, और इसकी वैल्यू आती है यहाँ पे लिख दो 0.91 एंगस्ट्रॉम। ओके, यहाँ पे समझ लेना। और यहाँ पे फाई क्या है अपना, फाई है एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन आया कि मतलब ये तो ऐसे बोलो कि इलेक्ट्रॉन आया कैसे टकरा के वापस किस डायरेक्शन में गया, वो अपना फाई है। ये तो फाई अलग अलग हो सकता है। क्लियर है? और देखो हम यहाँ पे थीटा भी डिफाइन कर रहे हैं, ये अपना थीटा है, ये अपना थीटा है। और थीटा एंगल क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन एंड निकल सरफेस। ठीक है, निकल सरफेस मतलब सरफेस की बात कर रहा हूँ। हम सिमेट्री वगैरह सब मान के चल रहे हैं, मान रहा हूँ ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, सिमेट्री मान के चल रहा हूँ। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, टकरा के इस तरफ गया, और एक इलेक्ट्रॉन मान लो उसको सेकंड सरफेस पे टकराया, मतलब इस तरह से। ठीक है, इसको मैंने बहुत जूम करके दिखाया, एक्चुअली बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पर ये जो एंगल होगा अप्रॉक्सीमेटली इसके एंगल हो कि इक्वल होगा, और यहाँ पे मान लो इस तरफ से गया है वो। ओके, यहाँ पर मान लो इस तरह से गया। ध्यान देखोगे कि ये जो दो वेव हैं इसके बीच में अभी से पाथ डिफरेंस आ चुका है। देखो पहला वाला जो वेव है ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मान लो पहला वाला है दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला वेव जो है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो दोनों बीच में डेफिनेटली पाथ का डिफरेंस आएगा। वो पाथ का डिफरेंस अगर n लैम्बडा के बराबर आ गया तो अपना जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन मिलेगा, तो उसी को हम देखना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसी को हम देखना चाहते हैं। तो हम पहले ढूंढ लेते हैं दोनों बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है। उसके लिए करेंगे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ इस तरह से, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस तरह से, ये अपना 90 डिग्री हो जाएगा, ये अपना 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल तो अपना थीटा है ही, ये एंगल अपना थीटा है। ओके, देखो ये थीटा है, और यहाँ से अगर ये परपेंडिकुलर लाइन खींचूँ, ये थीटा है, ये पूरा अपना 90 होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 90 माइनस थीटा, और उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा अपना थीटा। ठीक है, और उन्हें पता है ये जो अपना है डी है। देखो इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दो, नहीं समझ पड़ रहा हो तो, इस तरह से कुछ है। देखो ये अपना डी है और ये अपना थीटा है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी साइन थीटा, और यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, ये हो जाएगा अपना डी साइन थीटा। तो इतना ही तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। देखो ये बराबर, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, जो इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ रहा है, ये इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ना, यही तो अपना एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। तो जो अपना पाथ डिफरेंस आ जाएगा ना डेल्टा एक्स, वो कितना आ रहा है, 2d साइन थीटा। डेल्टा एक्स क्या है, 2d साइन थीटा। तो 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा हो जाए ना, तो अपना क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन मिल जाएगा। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो जाए कि 2d साइन थीटा जो है अपना वो इक्वल टू n लैम्बडा बराबर हो जाए ना, तो अपने को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे अगर हमको फर्स्ट मैक्सिमा की बात करें तो n इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ। तो फर्स्ट देखो यही है अपना ब्रैग्स लॉ, यही है अपना ब्रैग्स लॉ। ठीक है, 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यही है अपना ब्रैग्स लॉ। सिंपल, समझ रहे हो ना आप? ब्रैग्स लॉ कहता क्या है कि 2d साइन थीटा इक्वल फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा। फर्स्ट की बात करें तो n इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ, तो 2d साइन थीटा इक्वल टू लैम्बडा, 2d साइन थीटा इक्वल टू लैम्बडा। हमारे पास ये इक्वेशन निकल गया है। अब देख रहे देखो यहाँ पे ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ हमने जो इस तरह से निकाला वहाँ पे। ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं ये जो वेवलेंथ है ये इसके नज़दीक आ रहा है कि नहीं। क्लियर है? तो उसको यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। देखो ध्यान से कि हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा, और यहाँ पे हमको d की वैल्यू पता है, d की वैल्यू क्या है, 0.91 एंगस्ट्रॉम, 0.91 एंगस्ट्रॉम। और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो ये अपना थीटा, ये तो अपना फाई है, और हमको पता है कि जो फाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो साइड में लिखो, फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू है 50 डिग्री। फाई की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री, ये हमको क्लियर है। और उसके अकॉर्डिंग हम थीटा निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, थीटा प्लस 2 फाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना, पूरा 180 डिग्री है। तो हमको पता है कि यहाँ पे 2 थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या है, फाई तो 50 डिग्री है, तो 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, तो यहाँ से 130 आएगा, 2 थीटा इक्वल टू 130 डिग्री।
तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 65 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 65 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे चलो पुट कर देते हैं, यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 65 डिग्री। क्लियर है, थीटा वैल्यू कितनी मिली 65 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो अगर, तो देखो 2 और डी की वैल्यू पुट करो, डी की वैल्यू पुट करो 0.91 एंगस्ट्रॉन्ग, तो 0.91 इंटू 10⁻⁻10 या तो एंगस्ट्रॉन्ग लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटू थीटा क्या साइन 65 इक्वल टू लैम्बडा। तो यहाँ से अगर आप लैम्बडा वैल्यू निकालोगे ना, इसको सॉल्व करो, देखो एक बार सॉल्व कर लो तो आपको अच्छा रहेगा। एक बार इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई करो 0.91 इंटू साइन 65 करो, आपका जो अप्रॉक्सीमेटली जो अब लैम्बडा की वैल्यू आएगी ना वो 1.65 एंगस्ट्रॉन्ग की इक्वल आएगी, 1.65 या 1.66 एंगस्ट्रॉन्ग की इक्वल आ जाएगी। तो ध्यान से देखो कि ये जो हमारी लैम्बडा की वैल्यू आ रही है ना, ये जो डी ब्रोगली साहब के अकॉर्डिंग जो हमारी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आनी चाहिए उसके बहुत ही नज़दीक आ रही है। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे जो उन्होंने वेव नेचर प्रूफ किया था इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, पहले नहीं मिला था। देखो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गया, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये जो वेवलेंथ आ रहा है, देखो हमने जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से पढ़ा वो इसकी वेवलेंथ के बहुत ही नज़दीक आ रहा है। मतलब क्या है कि दोनों ने, मतलब कि इनका जो हाइपोथेसिस था इन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया और ये भी प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या दिखा रहा है, वेव प्रॉपर्टी दिखा रहा है। क्योंकि स्कैटरिंग जो है ना वो कौन दिखा सकता है, स्कैटरिंग सिर्फ वेव दिखा सकता है, पार्टिकल नहीं दिखा सकता स्कैटरिंग। ओके, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वेव नेचर दिखा रहा होगा तभी वो स्कैटरिंग का फिनोमेना दिखा रहा है, तभी उसके अंदर हम ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सब कहानी हम कर पा रहे हैं। ओके, तो बस आज के लेक्चर को यहाँ ही रुकते हैं। होप सो आज के लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।